मैं बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, इसका एक कारण है। देखिए, डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, विकास की जब भी बात करेंगे, वो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि ये एक आगे बढ़ने का माध्यम है। वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, इससे पॉजिटिविटी के साथ इसको आगे ले जाने का एक तरीका है। तो विकास, डेवलपमेंटल मॉडल, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। खास बात क्या है कि आपके सेमिनार के इस टॉपिक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस डेवलपमेंटल मॉडल वाले शब्द को कई गुना ज्यादा महत्व प्रदान कर रहे हैं। ये दो शब्द हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा युवा या यूथ। ये दोनों शब्द आपके इस सेमिनार टॉपिक में हैं। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बता करके फिर शुरू करती हूँ। इनफैक्ट 4 सब टॉपिक्स हैं, सब थीम्स हैं, और मेरा प्रयास होगा कि संक्षेप में इन चारों को थोड़ा थोड़ा छू करके मैं अपनी विचार प्रस्तुत करूँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पहला वर्ड था। जब भी हम डेवलपमेंटल मॉडल बनाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो हमें कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि ये एरिया वाइज 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। आपको पता है कि इंडिया का 7%, ऑलमोस्ट 7% लैंड उत्तर प्रदेश के पास है। एरिया वाइज ही नहीं, अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पूरे भारत का 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगर अप्रॉक्सीमेटली ले तो 25 करोड़ जनसंख्या के आसपास। इसके अलावा आप देखिए कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो जहां पूरे भारत का 17% है, उत्तर प्रदेश का अपने आप में 20% है। कितनी बड़ी चुनौती है ये। पूरे भारत में 17% की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या की, हमारे उत्तर प्रदेश में ये 20% पहुंच गया। और कपल्ड विद दैट लो लिटरेसी रेट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 78% लोग आज भी विलेजेस में रह रहे हैं, रूरल सेक्टर में। तो विलेजेस में रहना, जहाँ पर की सुविधाओं की कमी है, प्लस लो लिटरेसी रेट, जिसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ढंग से टैप नहीं हो सकता। जो मानव संसाधन उपलब्ध है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लेकिन इसको ढंग से टैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनस्किल्ड है पहली बात, और एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन ना होने के कारण जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो वहां तक पहुंच नहीं रही है। अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई ये तो सरकारी कर्मचारियों का काम है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को जनता तक पहुंचाए, ठीक है, पहुंच गई स्कीम हमारे तक, लेकिन अगर हमने एजुकेशन ढंग से नहीं ली हुई है तो हमारा दिमाग बंद होगा। हम उस स्कीम को इम्बाइब करना पसंद नहीं करेंगे, हम उस स्कीम को ग्रहण करना पसंद नहीं करेंगे, उसमें तमाम नेगेटिविटी ढूंढेंगे, तमाम बुराइयां उसमें ढूंढेंगे। तो इन सारी चुनौतियों के बाद हमें एक डेवलपमेंटल मॉडल ढूंढना है। आज का ये जो सेमिनार का विषय है, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मॉडल ढूंढना है, तो जब भी हम इस विषय में सोचें तो अपने दिमाग के पीछे ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले, इसको रख के ही सोचना पड़ेगा, तभी धरातल पर वो मॉडल उतर पाएगा और इस सेमिनार का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो पाएगा। दूसरा शब्द मैंने कहा था कि जो इस सेमिनार के महत्व को बहुत बढ़ा रहा है, वो है युवा। यूथ शब्द जुड़ा है आपके टॉपिक में। भाई यूथ क्यों मैं इतना इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ, इसका कारण है 3-4 पॉइंट्स। डेवलपमेंट को ब्रेक कर सकता है या बना भी सकता है, गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है ये युवा। पावर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये लग गए तो क्या से क्या कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कभी सोचा है कि एक छोटी सी क्यारी लेकर के और उसमें हम
एरिया वही हो जाएगा जहाँ बच्चे जो सामने बैठे हैं इन्होंने अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दी। और यही शक्ति आपकी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ हो गई, तो जो उत्पाद आप लोग मचा सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाए। तो अथाह शक्ति का सागर है आप लोग। दूसरी बात कि आज जो युवा है उत्तर प्रदेश में, उसकी एक टेंडेंसी बन गई है रिलक्टेंस टू ट्रेडिशन। बच्चे मानते हैं कि जो भी ये हमारा परंपरा चल रही है, प्रथाएं हैं, रस्म रिवाज हैं, मेले हैं, जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको स्वीकार करना, उनको पालन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना बैकवर्डनेस की निशानी है। एक जनरल रिलक्टेंस हो गया है अपने भारत के ट्रेडिशंस को लेकर। ये युवा के ही मन में ज्यादा है और इसके कारण जो सोसाइटी का एक थ्रेड था, जिस तरह से सोसाइटी मूव कर रही थी, वो उस पर असर पड़ता। तो ये भी यूथ से ही रिलेटेड है, युवाओं से ही रिलेटेड है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तीसरी बात कि युवा ब्रेन ड्रेन का शिकार है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो पढ़ लिख करके अच्छे तरह से स्किल्ड हो गए या हायर एजुकेशन अच्छे से ले ली, वो तुरंत उनके दिमाग में आता है कि हम यूपी से बाहर चले जाए, फिर वो चाहे अन्य प्रदेशों में जाए या फिर विदेश ही क्यों न चले जाए। युवा ही है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की लाठी का सहारा होता है। युवा ही है जो भारत के, या हम यहाँ प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। और जब वो ही उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला जाएगा, जो कि हो रहा है, इसका हम लोगों ने कोरोना के टाइम में बहुत देखा है कि किस तरह से जब माइग्रेंट लेबर्स वापस आ रहे थे, तब पता चला कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे लोग बाहर ही हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तब हमें अपना एक डेवलपमेंटल मॉडल बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं ये कहूँगी कि अगर बच्चे बाहर नहीं भी जा रहे हैं, तो एक और समस्या है यूथ के साथ, युवा के साथ, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की तथा अंडर एम्प्लॉयमेंट की। दोनों शब्दों को आप लोग अच्छे से समझते होंगे, मुझे बताना नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो हम जिस लायक हैं, जो हमारी एजुकेशन है, उसके कंपैरिजन में हमारी पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अगर सरकार, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की ही स्थिति हुई। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे रखे जो कि ये बताते हैं कि आपका ये आज का सेमिनार कितना इम्पोर्टेंट है, इसका टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा आगे आती हूँ, एक आपका जो सब थीम है उसमें है डेवलपमेंट किस किस तरीके का है, जिसके आधार पर हमें ये मॉडल बनाना है, उस पर विचार करना है। तो देखिए, आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरीके का जो डेवलपमेंट है उसको एक समावेशी मॉडल होना चाहिए जो इन सब पर अपना ध्यान केंद्रित करे। फिर हम देख लेते हैं क्विकली कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो माहौल रहेगा, वो एनवायरनमेंट रहेगा, तभी आगे डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोच सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हम तत्काल दिमाग में आ रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड है। हमने एक फैक्ट्री सेटअप की और उस फैक्ट्री के आसपास अच्छी खासी फैक्ट्री, हमारे बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें, कि कोई माफिया मवालिया वो आकर के और उसको कैप्चर करना चाहे, उस पर अपना कब्जा जमाना चाहे, तो जितना एफर्ट हमारा फैक्ट्री लगाने में लगा है, उतना ही पैसा, उतना ही एफर्ट उसको उसकी सुरक्षा में लग जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अनदर, थर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो भी लाइसेंस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वगैरह सब आप लोग सुन रहे हैं, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। इसके अलावा स्किल्ड लेबर बहुत है उत्तर
वो जितनी तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एंकर्स की तरफ से मैं बोल रही हूँ, हम लोगों के बीच में प्राचार्य प्रोफेसर सपना वर्मा जी आ गई हैं, आपका स्वागत है। अपनी बात को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, क्या मैम आ रही है। करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर भी बहुत आवश्यक है, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अलावा जो कैपिटल हमारी बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट ऑफ फंड, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा कैसे। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हुई, इस समिट में ठीक है बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आई, इंडिया के भी, यूपी के बाहर की कंपनीज, सबने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने का एक माहौल देखा और उसी के आधार पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये सब अपना कर रहे हैं। जो प्रॉफिट होगा, क्या वो प्रॉफिट उत्तर प्रदेश में ही रहेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाएगी, एवरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, लेकिन हम ये कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि ये पैसा उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। जो कंपनी जहाँ की है वो प्रॉफिट नेचुरली अपने ही पास ले जाएगी, अपने जहाँ पर वो बेस्ड है वहाँ ले जाएगी। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है, और हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वाटर वेज बन रहे हैं, ये सब डेवलपमेंट के लिए एक की फैक्टर का काम करते हैं। और डायनेमिक लीडरशिप, ये तो बहुत जरूरी है ही। हम लोग आजकल देख ही रहे हैं किस तरीके से तमाम स्कीम्स सरकार लेकर के आई है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि किसी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक थी। अब मैं मुख्य फोकल पॉइंट पर आती हूँ कि कौन सा डेवलपमेंटल मॉडल जरूरी है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जिसमें युवाओं की भूमिका भी हो और किस हद तक हो, इस बात पर हम लोग अब विचार करते हैं। देखिए, मेरा पहला निवेदन है कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो स्वदेशी पर बेस्ड है, जो अपने भारत, अपने उत्तर प्रदेश पर ही, उत्तर प्रदेश के ही रॉ मटेरियल, लैंड कॉस्ट यूपी का रहेगा ही। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहे, कैपिटल भी यही की रहे, स्केल भी यही की रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि हम थोड़ा सा इतिहास पर दृष्टि डालें तो सबसे पहले ब्रिटिश के आने के पहले हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेंस था। ये तो आपको पता ही है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पहला स्टेज होती है एग्रीकल्चरल, इसके आगे मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड आकर के सर्विस सेक्टर होता है। ब्रिटिश के आने के पहले उत्तर प्रदेश का जो मॉडल था वो मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन बाद में जिस तरह से सत्यानाश हुआ चीजों का, तो वापस उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल पर आ गया। और अब योगी गवर्नमेंट के अंडर में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने की बात हो रही है, फैक्ट्रीज हो रही है। तो मेरा पहला मॉडल जो मैं समझती हूँ वो है स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। एक ऐसा मॉडल जो ऑल इंक्लूसिव हो, जिसमें सोसाइटल हार्मनी पर बहुत ध्यान दिया जाए। समाज, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का समाज बहुत डाइवर्सिफाइड है, तरह तरह के प्रत्येक अलग अलग धर्मों के, संप्रदाय के, क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो मॉडल यहाँ पर बनाया जाए उसमें सोसाइटी की हार्मनी पर बहुत ध्यान दिया जाए। इसके अलावा ऐसा मॉडल हो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी ध्यान दे। सारा विकास वही अवरुद्ध हो जाएगा जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, और उत्तर प्रदेश में इसके प्रति बहुत चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि दलदल है, दलों का दलदल है, इतने सारे दल हैं यहाँ पर कि चुनाव के दौरान दो ईवीएम का यूज करना पड़ता है। सोसाइटल हार्मनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मॉडल हो सकता है कल्चरल कोहेजन का। देखिए, सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश अत्यधिक समृद्ध है। भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, सब तरफ का, सब अंचलों का अपना एक अलग समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है।
यदि हम इन सबको एकजुट करके एक इस तरीके का मॉडल बनाए कि सभी एरियाज अलग अलग ढंग से अलग अलग अपने क्षेत्र की विरासत को पर फोकस करते हुए डेवलप करें, तो ये मॉडल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सारे एरियाज का ही डेवलपमेंट होगा, कोई एक एरिया छूट नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। इसके अलावा एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल ये वर्ड बहुत आजकल आ रहा है, हम अपने को सस्टेन आज भी कर सके और भविष्य में ऐसा एक युगी छोड़ करके जाए जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उसके आधार पर आराम से रह सके। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बहुत आवश्यक है। इस जो भी डेवलपमेंटल मॉडल सरकार के नीति निर्माता बनाए उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड हो, आत्मनिर्भरता कह सकते हैं, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंस कैसे? उत्तर प्रदेश अपने साइज के दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपलब्ध ना हो, और इसको अगर टैप कर सके हम लोग, एक ऐसा आत्मनिर्भर मॉडल बनाए, ऐसा सेल्फ रिलायंस मॉडल बनाए जिसमें इंडिजिनस एक्सपर्टीज, इंडिजिनस फंड्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रेजेंट मॉडल है जिसमें हम विदेशों से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, केवल यहाँ पर अपना लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं और मार्केट दे रहे हैं। इन तीन चीजों के साथ ही हमें अभी ऐड करना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्सपर्टीज भी हमारी ही हो, उत्तर प्रदेश की ही हो, और टेक्नोलॉजी भी हमारी ही हो। ऐसा अगर होगा तो वो मॉडल हमारे लिए एक सस्टेनेबल मॉडल होगा, जो दूरदर्शी भी हो, जो भविष्य की ओर देखता भी हो, और आने वाले जनरेशन को इस तरह के सेमिनार से मुक्ति मिल जाए जो हम लोग डेवलपमेंटल मॉडल की सोच रहे हैं आज कितने वर्षों के बाद। और अंतिम जो बात इसमें मुझे कहनी है कि ये मॉडल पार्टिसिपेटरी हो, एक ऐसा मॉडल हो जो ऑल इंक्लूसिव सारे लोगों का उसमें योगदान हो, और फ्यूचर और प्रेजेंट को बैलेंस करता हुआ। प्रेजेंट और फ्यूचर को बैलेंस कैसे करेंगे? जितना मैं अभी बोल चुकी हूँ ऑलमोस्ट उसी में से हम थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट लें, वर्तमान मॉडल है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, किस तरीके से, क्योंकि आज की हमारी प्रॉब्लम मेनली एम्प्लॉयमेंट की है, तो आज का मॉडल आप देख रहे हैं GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखा आपने कि हम फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज लेकर के हम अपने उत्तर प्रदेश का विकास कर सकें। मेरा ये मानना है कि ये वर्तमान समय में तो चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये नहीं चलेगा। फ्यूचर होगा आर्ट एंड क्राफ्ट के डेवलपमेंट का, कॉटेज इंडस्ट्रीज का, एक ऐसा मॉडल जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति एम्प्लॉयड हो, और वो इधर उधर किसी चीज में ना एम्प्लॉयड होकर के अपना खुद का ही जो उसका बिजनेस, जो पारिवारिक बिजनेस उसका कहा है, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे जो टूरिज्म है, इतने सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे यहाँ, वहाँ पर गाइड के रूप में जो लोग काम करते, कोई भी काम हो, बस वो अपना भारतीय हो, प्रत्येक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, एक और इंक्लूसिव हो, और प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए वो मॉडल को, ऐसा अगर होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। सरकार की जो वर्तमान, सर मुझे बता दीजिए सरकार का जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, तमाम सारी योजनाएं इस तरह से चल रही हैं, तमाम स्कीम्स हैं, जैसे बच्चों को आप लोगों को पता होगा तमाम स्टार्टअप स्कीम्स हैं, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिरोजाबाद हमारा बैंगन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, अलीगढ़ के तारे होते थे, लेकिन आज क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर फिरोजाबाद की बैंगन्स महत्वपूर्ण है या बहुत ही अच्छी बनती है,
तो फिरोजाबाद का ये सारे लोग, अधिकतर लोग उसी में इन्वॉल्व रहे और वही चीज हमारा सब जगह फैले। इस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो योगी गवर्नमेंट की चल रही है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से स्पेशलाइजेशन हो जाएगा एरियाज में और ये ठीक रहेगा। इसके अलावा तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, इसका डेवलपमेंट सरकार कर रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में इन सबका बहुत बड़ा रोल है। मेरा अंतिम निवेदन ये है कि जो भी मॉडल बने उत्तर प्रदेश के विकास का, उसमें एक बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक युवा अपने इंडियन कल्चर में प्राइड की अनुभूति करे। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यूथ उसी से थोड़ा सा विरत हो रहा है और जब तक हम अपने कल्चर का, अपने रीति रिवाजों का, अपनी परंपराओं का, अपने खान पान का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपने प्रदेश का प्रत्येक चीज पर प्राइड का अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक सारा डेवलपमेंट बेकार। ये मेरा निवेदन था। मैं प्राचार्य जी प्रोफेसर सारिका दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस 2 दिवसीय सेमिनार में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुभकामनाएं।